तो कहते हैं कि हर एक इल्म का इलाज है शराब, हर एक मर्ज की दवा है शराब। अब शराब पीना हमारी निजी जिंदगी में हमारी अपनी चॉइस हो सकती है, पर सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या सरकार की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की इल्म का इलाज भी है शराब? ये बात सोचने वाली है, क्योंकि आज हमारे लीड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार अगर लिकर के ऊपर टैक्स इंपोज करे, चाहे वो ज्यादा करे चाहे वो कम करे, क्या इससे केवल सरकार अपनी तिजोरी भर रही है या इसके चलते जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी गौर कर रही है। सिन गुड्स की हम बात करेंगे। तो सिन गुड्स में दोस्तों, चाहे वो हम शराब की बात करें, चाहे वो तंबाकू की बात करें, सिगरेट्स की बात करें, सिन गुड्स में ये आइटम्स आ जाते हैं, डीमेरिट गुड्स इसको हम कहते हैं। सो दोस्तों, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में। डेट है आज की 28 अक्टूबर, फ्राइडे, और आज 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हमारा लीड आर्टिकल होगा लिकर एंड लॉटरी, ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, देखेंगे यहां पे क्या बातचीत करी गई है। फिर एक आर्टिकल वरुण गांधी जी ने लिखा है, स्लैशिंग स्कीम्स, डाउनसाइजिंग द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड कटिंग द फंड्स, ये भी हिंदू में आया है। फिर दोस्तों एक आर्टिकल अगेन रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, तो ये तीनों आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं ये GS2 के कंपोनेंट के हैं। तो एक आर्टिकल न्यूट्रिशन नॉट हंगर, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है इन कंटेक्स्ट ऑफ जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया की 107 आई है। तो क्या यहाँ पे कंसर्न्स हैं, ये तो चलो हमने डिस्कस किया है कि ये जो रैंक निकाला गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी कहा था कि ये रैंकिंग का जो निकालने का तौर तरीका है बहुत फ्लॉड है, कि इतने तो यहाँ पे बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रिशन और हंगर के बीच का डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, इसमें समझेंगे। और अंत में एक छोटा सा आर्टिकल है, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पे एक नई क्लाइमेट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। शुड गवर्नमेंट्स बी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग लिकर एंड रनिंग लॉटरीज? तो ये सवाल यहां पे खड़ा उठता है, जहां पे एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में दो लोगों से बातचीत करी गई है। एक स्कूल ऑफ थॉट यहां पे ये आता है दैट, चलो पहली बात हम सवाल उठाए कि सरकार को इस तरह की चीजें बेचनी चाहिए। अब चाहे वो शराब है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो लॉटरी टिकट्स है, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सरकार का कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई भी किस्म का इंटरफेरेंस इस तरह की चीजों की सेल में नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इन चीजों का उपभोग करना ये हर किसी की निजी जिंदगी है, हर किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। अब सरकार इस पे तो कंट्रोल नहीं लगा सकती है। हालांकि अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ लिकर की बात करें तो वो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आ जाता है। बट यहां पे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो कि यहां पे सामने आते हैं कि क्यों सरकार को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए एज फार एज प्रोवाइडिंग गुड्स लाइक अल्कोहल और सिगरेट्स इज कंसर्न। सरकार का रोल क्या है? पब्लिक गुड्स, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीजें, इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करना। अब अगर हम बात करें उपभोग ऑफ दी सिन गुड्स, यानी कि सिगरेट, शराब वगैरह, तो ये तो पब्लिक गुड नहीं हुआ, ये तो पब्लिक बैड हुआ। तो अगर सरकार ही इन चीजों को बेच रही है तो डेफिनेटली पब्लिक गुड तो नहीं यहाँ पे प्रमोट हो रहा, पब्लिक हेल्थ का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब ये तो चलो हम सबको पता है कि चलो शराब हो या सिगरेट हो, उसके हमारे हेल्थ इंपैक्ट्स होते हैं, चाहे वो लंग का हो चाहे वो लिवर का हो। और जो नेगेटिव इंपैक्ट है इस तरह की वस्तुओं को सेल करने का, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, लोगों की सेहत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, खास करके जो लोग सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में से आते हैं। लेकिन सरकार डिमांड तो कंट्रोल नहीं कर सकती है नाउ, बट द रोल ऑफ द स्टेट हैज टू बी कंसिडर्ड कि कैसे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी हो, कि कैसे इस तरह की जो चीजें हैं, जो सिन गुड्स हैं, ये इजीली मार्केट में एक्सेसिबल और अवेलेबल ना हो। और एक सरकार का रोल ये भी आता है, जैसे आपको मैंने बताया, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चलते, कि डिमांड फॉर अल्कोहल को कैसे रोका जा सकता है। अब इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस हमने काफी कोशिशें करी हैं कि कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एज फार एज ऑन द सप्लाई साइड इज कंसर्न। लेकिन जितनी मर्जी कोशिशें चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो वो करे शराब की सेल के चलते, लेकिन डिमांड जो है शराब की वो बढ़ती ही जा रही है। अब आज के टाइम पे मेट्रोज में हम बात करें, लोग आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने वर्क कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में, तो बहुत कॉमन सी बात होती है फ्राइडे सैटरडेज को पार्टीज करना, शराब पीना। अगेन एक कल्चरल शिफ्ट हम देख रहे हैं। इतना ज़्यादा मैसिव डिमांड फॉर अल्कोहल मे बी आज से 15 या 20 साल पहले नहीं था। सरकार इसको कैसे कंट्रोल करे, ये सवाल यहाँ पे खड़ा उठता है
क्या पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? चलो ये बात मान ली कि देखिए अब सरकार को पैसे मोबिलाइज करने, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो चाहे वो अभी तक तो जीएसटी के एम्बिट में लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं। अब स्टेट्स कहते हैं कि जी अब लाखों करोड़ों का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, अब इसके जीएसटी के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। स्टेट्स का कहना है कि भी हमारे जो फिस्कल रिलेशंस हैं केंद्र सरकार के साथ, वो थोड़े खराब हो गए हैं जीएसटी के आने के बाद। अब जीएसटी को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन क्या सरकार का केवल मोटिव अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल? ये बात एक सोचने वाली है। डेफिनेटली सरकार को, राज्य सरकारों को अपना डे टू डे काम करने के लिए, सैलरीज देने के लिए सरकारी मुलाजमों को रेवेन्यू इकट्ठा करना है, क्योंकि ज्यादातर तो जो सरकार के पास जो फंड्स आ रहे हैं राज्य सरकारों के पास, वो डिवॉल्व किए जाते हैं थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर एक और बात आती है यहाँ पे, एक और पहलू यहाँ पे देखें कि तो क्या हुआ अगर टैक्स रेट्स इंक्रीज भी कर दिए लिकर के ऊपर, देर बाय अगर लिकर के प्राइसेस और महंगे होते हैं टैक्स रेट बढ़ाने से, या सिगरेट के प्राइसेस और महंगे होते हैं कि जो सिगरेट आज से 5 साल पहले 13 या 14 रुपए की थी, अगर आज वो 20 या 22 रुपए की है, तो इससे नुकसान ही क्या है? चलो हमारा स्टेट्स का रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। और अगर सिगरेट के, शराब के अगर दाम बढ़ते हैं तो लोग शायद उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा मोबिलाइज किया जाएगा वो हम अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे लगा सकते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे लगा सकते हैं। सो देयरफॉर दीज sin taxes is creating a win-win situation for the public as well as for the government। तो ये एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है। फिर एक आर्ग्यूमेंट आता है लिमिटेड ऑटोनॉमी का। राज्य सरकारों का कहना है कि हम निर्भर हैं, कि हमको हाथ जोड़ने पड़ते हैं केंद्र सरकार के सामने कि हमको पैसे चाहिए, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ गुड। अभी जीएसटी के बाद राज्य सरकारों के पास डिस्क्रिशन नहीं है, टैक्स वैट रिजीम अब नहीं रहा, अब केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर ही है। तो राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पास तो ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लेवाई कर सके, तो अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है। फिर एक बात यहां पे सोचने वाली ये है, स्टेट मोनोपोली इन लिकर, क्या केवल राज्य सरकार के पास ही अधिकार होना चाहिए कि शराब की सेल का सिर्फ उसी के पास बिजनेस हो? देखिए जहां पे भी मोनोपोली आती है किसी भी चीज की हो, चाहे वो लिकर की हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, कहीं पे भी मोनोपोली किसी प्रोडक्ट की आती है तो उसके चलते क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, कंपटीशन नहीं हो पाता। कंपटीशन होगा दो प्रोडक्ट्स के बीच में, दो ब्रांड्स के बीच में, कस्टमर के पास चॉइस होगा, डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबलाइज होंगे। ठीक है, अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जैसे कि हमको पता है कि अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट है, तो जैसे 15 राज्य हैं 50 राज्यों में से, जिनके पास सम फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल है एज फार एज द सप्लाई और एज फार एज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लिकर्स इज कंसर्न टू द कॉमन पब्लिक। लेकिन अगर हम देखें जिन राज्यों के पास कंट्रोल है फॉर द सप्लाई साइड ऑफ लिकर, उन राज्यों में, अमेरिका में उन राज्यों में जो दाम है शराब के वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द दो स्टेट्स जहां पे कंट्रोल नहीं है एज फार एज फॉर द सप्लाई ऑफ स्पिरिट्स इज कंसर्न। यहां पे फिर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं, यानी कि वो डेलिबरेटली चाहेंगे, लॉबी करेंगे। चलो अमेरिका में तो लॉबिंग जो है वो लीगल है, अब वो लॉबी करेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, व्हाटएवर इट इज। अब वो यहाँ पे लॉबिंग कर सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते, किसी कमोडिटी की प्राइस वो चाहेंगे कि वो बहुत इंक्रीज हो ताकि किसी और ब्रांड का फायदा हो सके, या वो चाहेंगे किसी कमोडिटी की प्राइसेस कम हो। तो अब यहाँ पे ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या ये तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे किसी कमोडिटी की प्राइस को, बिकॉज अल्टीमेटली इन प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे है। देखिए अब सीधी सी बात है, जो लोग शराब पीते हैं, तो एक जैसे बहुत एक फनी कहावत भी है कि जो शराबी है वो साल में 2 दिन शराब पिएगा, एक जिस दिन बारिश होती है और दूसरा जिस दिन बारिश नहीं होती, यानी कि वो रोज ही शराब पिएगा। तो चाहे शराब 1000 रुपये की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 1500 की हो, अब खास करके अगर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की हम बात करें, मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें अर्बन सिटीज में, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए वो क्या करेंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे, डकैती मारना शुरू कर देंगे, या फिर स्पूरियस लेकर पीना शुरू कर देंगे, इलिसिट लेकर पीना शुरू कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हम इस चीज का ध्यान रखें। अब ई सिगरेट्स की बात होती है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, FDA, उसने डिसाइड किया कि जो ई सिगरेट्स की सेल है उसको बैन कर दिया जाए। तो ई सिगरेट्स, वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका में जूल के नाम से, जो कि ये ई सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की माने, उन्होंने कहा कि ये आपने बैन क्यों किया, कि एटलीस्ट अगर लोग
सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, तो उससे तो बेटर है कि वो वेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि एकदम से आदत नहीं छूटती है सिगरेट पीने की, तो एटलीस्ट अगर लोग वेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आदत छोड़ देंगे कि उसमें निकोटीन कंटेंट कम होगा, तो वो बैन नहीं करना चाहिए था। अगेन यहाँ पे फिर वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि यहाँ पे कैसे हम पता लगा सके कि यहाँ पे किसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। क्या यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी का यहाँ पे प्रोटेस्ट करना कि बैन क्यों कर दिया, क्या उनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, या यहाँ पे उन लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था जिन्होंने कहा कि ई सिगरेट्स को बैन कर देना चाहिए, या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट एफडी रेगुलेटर्स का था। तो अब अगेन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन डेफिनेटली किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को बैन कर देना, या जो इस आर्टिकल से पढ़ के मैं समझ पाया हूं कि किसी कमोडिटी को बैन कर देना, कि आज लिकर को बैन कर देते हैं, सिगरेट को बैन कर देते हैं, या लिकर की प्राइसेस को 5 गुना ज्यादा कर देना, या सिगरेट की प्राइसेस को 5 गुना ज्यादा कर देना। अगर आज सिगरेट 100 रुपए की भी मिले तो लोग पीने वाले फिर भी पिएंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उस चीज के पे रोक लगा देंगे। डिमांड जो है वो लोगों की फिर भी बढ़ती रहेगी। तो आपको तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे आप पब्लिक अवेयरनेस के जरिए, इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए इस चीजों पे रोक लगा सकते हैं। बिहेवियरल चेंज लोगों में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी टोबैको पे बैन लगा दो, चलो सिगरेट पे बैन लगा दो, तो अब टोबैको इंडस्ट्री की हम यहां पे बात देखें तो देखिए अब ये 2017-18 के आंकड़े हैं, लगभग 34 लाख लोगों का जो रोजगार है वो टोबैको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें से 30 लाख तो महिलाएं हैं। तो अब आप कंजम्पशन ऑफ टोबैको को लिमिट करना चाहो तो जरूर करो, ये साथ के साथ होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इन द टोबैको इंडस्ट्री वो क्या करेंगे, वो अपनी दाल रोटी कैसे कमाएंगे, उनका जो रोजगार है वो क्या होगा, इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। अब अमीरों के लिए तो दैट डजंट पिंचेस देयर पॉकेट। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आज शराब अगर 1000 रुपए की है तो कल को वो 2000 की भी हो तो उनको तो नहीं होगा, वो कंजम्पशन उनकी डिस्करेज तो नहीं होगी। ये टैक्सेस बढ़ाना बहुत एक रिग्रेसिव मेजर इस करके है बिकॉज ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है खास करके लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को, जो गरीब लोग हैं, बिकॉज वो क्या करेंगे, वो इलिसिट लिकर पीना शुरू कर देंगे और उसके चलते बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हम ये देखते रहते हैं, ट्रेजेडी काफ़ी होती रहती है। हूच ट्रेजेडी की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, ये ट्रेजेडी अक्सर होती रहती है बिकॉज लोगों को लगता है कि चलो एक ऑल्टरनेटिव आ गया है कि ये जो है बहुत सस्ते में मेरे को मिल जाएगी, मेरा नशा भी हो जाएगा और जो मेरी आदत है वो भी चलो बनी रहेगी। तो अब ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अब ये जो टैक्सेशन का चक्कर है, टैक्स बढ़ाने का, ये तो रिग्रेसिव पड़ रहा है गरीबों के ऊपर। अब सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म की बात करें तो आज के टाइम पे चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, ये पहले देखा जाता था कि सिर्फ आदमी ही पीते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आज के टाइम पे औरतें भी पीती हैं। हर किसी का अपना मर्जी है, हर किसी की अपनी चॉइस है ना। इसमें यहाँ पे किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी जा रही किसी आर्टिकल के ऊपर, इस आर्टिकल में, कि किसको पीना चाहिए कि किसको नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी वाली बात आ जाती है। लोगों के पास इनकम्स बढ़ रही हैं अर्बन सिटीज़ में और मेट्रोज़ में, तो उनकी एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, तो दे वुड वांट टू कंज्यूम मोर अल्कोहल, तो अल्कोहल की डिमांड बढ़ गई है। और आज अब वो भी फंडा नहीं रहा कि भी आज ट्यूसडे है या थर्सडे है या सैटरडे है, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या शराब नहीं पियेंगे। तो कल्चरल और जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं वो भी अब इतने इफेक्टिव या इतने असरदार नहीं हैं जितने पहले थे। ठीक है, तो अगेन कंक्लूजन में बात क्या आती है, मैं उस बात को फिर से दोहराऊंगा, आप कंप्लीटली किसी भी कमोडिटीज को, सो कॉल्ड सिन गुड्स को बैन करेंगे वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई इलीगल तरीके से वो जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। या अगर आप उसका टैक्स भी बढ़ाते हैं तो वो भी एक सही रास्ता नहीं होगा। ओनली बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन दीज गुड्स विल नॉट हेल्प अस विन दिस फाइट। एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कैसे हम लोगों में ये अवेयरनेस जनरेट कर सकें, जो कि हम कर भी रहे हैं, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज के टाइम पे जिम कल्चर बहुत पॉपुलर है, फिटनेस कल्चर बहुत पॉपुलर है, तो लोग इस बात को थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करते भी हैं और इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज आ सके। ये बात इस आर्टिकल में थी। अगला आर्टिकल वरुण गांधी जी का डिस्कस करेंगे। फैक्चुअल बातें काफ़ी हैं इसमें, एनालिटिकल बातें कम हैं, बहुत ही वोकल हैं। हालांकि ये रूलिंग पार्टी के हैं, पिलीभित से ये एमपी हैं लोकसभा में, लेकिन ये बहुत वोकल हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बातें लिखी हैं। चलो, जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने एक स्लोगन कहा था कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, कि प्रशासन बहुत ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी लीन होगी। लीन मतलब यहाँ पे वेस्ट लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अननेसेसरी इतनी सारी मिनिस्ट्रीज नहीं होंगी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसको हम लीन करेंगे। अब एक डिबेट यहाँ पे सामने आ जाती है कि भाई इतनी सारी, अब जब हम लीन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम गवर्नेंस हो, अच्छी गवर्नेंस लोगों की एस्पिरेशन है, तो उसके गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन ही लोगों की एस्पिरेशन को मीट कर सकता है। एक इफेक्टिव असरदार ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है शालवी से। लेकिन पिछले कुछ 3 सालों में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है
कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं 50% से ज्यादा उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है या फिर एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज करा जा रहा है। अब इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पे देखने को मिल रहा है और साथ के साथ स्कीम्स के जो रिलेटेड जो बजट्स हैं वो भी रिड्यूस किए जा रहे हैं। अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ही बात कर लें, अभी 3 स्कीम्स हैं, पहले 19 स्कीम्स थी। तो मेजर 3 स्कीम्स कौन सी हैं? मिशन शक्ति, वत्सल्या और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। अब इनफैक्ट अगर मिशन शक्ति की बात करें, इसमें इटसेल्फ दिस हैज रिप्लेस्ड 14 अदर स्कीम्स, और इसमें से अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, वो भी इसमें सबस्यूम हो चुका है। ठीक है, निर्भया फंड की बात करें, सो the gang rape which happened in 2012, the निर्भया रेप केस, the horrific case which happened, अब उसके चलते बहुत सारी बातें करी गई थी सरकार के द्वारा। उस टाइम पे यूपीए 2 की सरकार थी। वुमेन सेफ्टी के ऊपर ऑपोजिशन ने भी इस मुद्दे को बहुत उठाया था कि भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन औरतों के लिए सेफ हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है जो कि औरतों के लिए सेफ हो, कैसे पब्लिक सेफ्टी ऑफ वुमेन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो निर्भया फंड की स्थापना करी गई थी। 2013 का जो बजट था 1000 करोड़ एलोकेट करे गए थे निर्भया फंड को बिटवीन द पीरियड ऑफ 2013 टू 2016, लेकिन लार्जली कोई खर्चा नहीं करा गया। जो सो कॉल्ड बात करी गई थी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पब्लिक सेफ्टी ऑफ वुमेन उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा, लेकिन कोई खर्चा नहीं करा गया। और एज ऑफ अगर हम फिस्कल ईयर 2021-22 की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 6200 करोड़, अगर मोटा मोटा 6200 करोड़ was allocated to the fund, लेकिन ओनली अबाउट 4000 करोड़ was dispersed, यानी कि लगभग अभी भी लगभग 3000 करोड़ के आसपास का जो अभी फंड है, जो बजट है इसमें से, इस फंड में से, वो अभी भी यूटिलाइज नहीं करा गया। तो किस चीज़ की हम वेट कर रहे हैं? क्या आज हम आंखें बंद करके बात कह सकते हैं कि आज हमारे देश में इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अभी औरतें सेफ फील कर सकती हैं रात के टाइम बस में ट्रैवल करना या बाहर कहीं सैर करना? क्या हम ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो खर्चा क्यों नहीं हो रहा? फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, देखिए फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए, ऑल्दो जितनी मर्जी, अच्छी बात है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करें, लेकिन कंप्लीटली आज ये कह देना कि हम ट्रांजिशन कर लें ऑर्गेनिक फार्मिंग इन टुवर्ड्स, तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू फॉलो द पाथ ऑफ श्रीलंका फॉर श्योर। अब ये भी देखा जा रहा है कि जो सब्सिडीज हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में, ये भी डिक्लाइन हो रही हैं। अब एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, अगर हम फिस्कल ईयर 2020-21 की बात करें, पैंडेमिक ईयर की बात करें, तो दैट वाज 1,27,921 करोड़। एज आई सेड कि इस आर्टिकल में फैक्चुअल बातें बहुत हैं, लेकिन एसेंस को हम समझें। फिर अगर हम बात करें अगेन द पैंडेमिक ईयर, फिस्कल ईयर 2021-22, एलोकेशन को कितना कर दिया? अराउंड अबाउट 80,000 करोड़ का, और इसको बाद में रिवाइज करा 1,40,000 करोड़ अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन फंड्स फिर भी कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करे गए थे। नाउ दिस इज कमिंग एट ए टाइम जब हम यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, 8 months हैव बीन कंप्लीटेड एंड वी हैव सीन, शाल वी से, ये जो कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी है, चाहे वो फर्टिलाइजर प्राइसेस में हो, ऑयल प्राइसेस में, गैस प्राइसेस में, और इस वक्त किसानों को सरकार की ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। अब इनफैक्ट यहाँ पे आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर हम NPK फर्टिलाइजर्स की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, तो जो एलोकेशन था इसके लिए 35% कम था एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इन द फिस्कल ईयर 2021-22। फिर मनरेगा की बात करें तो आपको याद होगा यूट्यूब पे ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, आज से 7 साल पहले की बात है। तो मोदी जी ने पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स का एक एड्रेस था प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में एक स्पीच मोदी जी की थी जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि भाई, आप ऑपोजिशन पार्टी को कहा था कि आप मेरी जो राजनीतिक जो सूझबूझ है उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, कि आपके मेरे साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त एक धारणा चली थी कि मनरेगा को शायद हटा दिया जाएगा, मनरेगा को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, मनरेगा के ऊपर जो एलोकेशन है वो कम हो रही थी। तो आज से 7 साल पुरानी बात है, मोदी जी ने ये कहा था कि मनरेगा एक जीतता जागता एग्जाम्पल है ऑपोजिशन का, यानी कि कांग्रेस पार्टी की विफलताओं का, यानी कि फेलियर्स का, तो इसको वो कतई बंद नहीं करेंगे। अब उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, ये तो ऑपोजिशन पार्टी को, चलो राजनीति चलती रहती है, तो उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को उस वक्त 2015 की बात है, ये भी कहा था कि देखिए, आपने इतने सालों के बाद भी 60-65 साल हो गए आज़ाद हुए को भारत हमारे देश को, उसके बाद भी आपने लोगों को किस बात के लिए मजबूर किया है? नौकरी के नाम पे लोगों को आप गड्ढा खोदने के लिए यही कह रहे हैं। तो कहते हैं मैं मनरेगा को तो कतई ही बंद नहीं करूंगा, बट कीपिंग ऑल द पॉलिटिक्स अपार्ट, हम ये पॉलिटिक्स को, मीमबाजी को, ह्यूमर को सेट अपार्ट रखें। लेट्स नॉट फॉरगेट कि मनरेगा जो है एक बहुत एस्पिरेशनल प्रोग्राम है, जहाँ पे खास करके जो अभी हमने रिसेंटली पैंडेमिक में रूरल डिस्ट्रेस देखा है, तो वहाँ पे मनरेगा की डिमांड बड़ी है। कुछ ना होने से अच्छा लोगों के पास कुछ नौकरी तो थी, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ पैसे तो कमा पा रहे थे। लेकिन अगर हम मनरेगा की बात करें
तो मनरेगा का जो बजट है दैट हैज आल्सो गॉन डाउन बाय 25%। नाउ अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि फिस्कल प्रूडेंस की बात आती है कि वेस्टफुल सब्सिडीज में हम खर्चा क्यों करें, ठीक है, बट देयर विल बी सर्टेन सेक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट, अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें, वो कहेंगे कि नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे वो मनरेगा हो, इसमें बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। अब अगर हम रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, वहां पे ये बात बहुत स्पष्ट करी गई है कि जो डिमांड थी मनरेगा के लिए वो बहुत ज्यादा थी, मच मोर दैन बिफोर 2020, मच बिफोर दैन द प्री पैंडेमिक लेवल, बिकॉज रूरल डिस्ट्रेस जो है वो बहुत बढ़ गया था, माइग्रेंट क्राइसिस भी हमने देखा, ठीक है। और अक्सर यहां पे देखा जाता है कि मनरेगा में जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको पेमेंट्स भी टाइम पे नहीं मिलती हैं, डिस्पाइट हमने बहुत एक साउंड प्रूफ सिस्टम यहां पे बिल्ड करा है, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। फिर अगर हम बात करें गरीब कल्याण रोजगार योजना की, अब अगेन पैंडेमिक के चलते इस योजना को शुरू करा गया, अब इसके चलते इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रोजगार अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात करी गई थी रूरल पुअर को। वी सॉ द माइग्रेंट क्राइसिस, जिसके चलते जो एलोकेशन था इस स्कीम का, जो मतलब एक्सपेंडिचर था सरकार के द्वारा, वो लगभग 39,293 करोड़ था, लेकिन कितना बजट रखा गया था 50,000 करोड़ का, तो बाकी के जो 11,000 करोड़ थे वो भी खर्च किए जा सकते थे, बिकॉज 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों को, खास करके जो मजदूर हैं, खास करके जो माइग्रेंट लोग हैं, उनको नौकरी की तलाश थी, और ये इतने सारे जो लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये पैसा एलोकेट किया जा सकता था। ये बात एक थोड़ा क्रिटिक में वरुण गांधी जी इस आर्टिकल में कहते हैं। फिर बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो क्लाइमेट चेंज को लेके हम बहुत सीरियस हैं, हम इस बात को बहुत गर्व से कह सकते हैं कि शायद जो विकसित देश हैं वो भी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर इतने सीरियस नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहां तक खत्म नहीं हो जाती कि हमने कुछ चीते मंगा लिया अफ्रीका से। अब यहां पे बात ये करी गई है कि फॉर एग्जांपल हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो जो फंडिंग है फॉर द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट वो बहुत कम हो गई है। आंकड़े आपके सामने हैं, फ्रॉम 165 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2018-19, और अगर हम फिस्कल ईयर 2020-21 की बात करें, ये बजट केवल 87.6 करोड़ पे आ चुका है। तो वी हैव टू शो आवर रिजॉल्व नॉट ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ऑफ कोर्स हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज भी हैं, और इसी कारण हमने अपना नेट जीरो का टारगेट भी 2050 नहीं बट 2070 को शिफ्ट किया था, बट वी हैव टू ले अ लॉट ऑफ एम्फेसिस। हमको क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, एट वॉर फुटिंग हमको ये मैनेज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, उसमें भी फंड्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, फिस्कल ईयर 2018-2019 में 323 करोड़ एंड फिस्कल ईयर 2021 में 194.5 करोड़। तो अब ये कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े उठते हैं। तो यहां पे अंत में कंक्लूजन में क्या बात समझने को आती है इस आर्टिकल में कि देखिए, सरकार की मंशा डाउन नहीं होनी चाहिए। आप स्कीम्स को आप मर्ज कर रहे हैं, आप एक बड़ी स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीम्स डाल रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप फंड्स को कट मत करिए, फंडिंग को आप कट डाउन मत करिए। आपको राइट साइज ऑफ द गवर्नमेंट ढूंढना है, और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को बहुत ही हार्मनी में काम करना है, बहुत एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करना है। कहीं ना कहीं जीएसटी के चलते इस रिश्ते में भी बहुत इंपैक्ट पड़ा है। तो हमारी पब्लिक सर्विसेज में लोगों की एस्पिरेशन है, तो हमारी पब्लिक सर्विसेज जो है ज्यादा डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक एफिशिएंट सिविल सर्विस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने आज के चैलेंजेस को, आज की जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर हमने मीट करना है, उसके लिए एक एफिशिएंट सिविल सर्विस बहुत ज्यादा पैरामाउंट है। अगला आर्टिकल, न्यूट्रिशन नॉट हंगर। देखिए, हर साल अक्टूबर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अनाउंस किया जाता है। हर साल इस बात को लेकर डिबेट होती है कि हमारा रैंक इतना पीछे क्यों है। पिछले साल 101 था, इस साल 107 हमारा रैंक आया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा कि ये देखिए रैंक बहुत गलत तरीके से निकाला गया है, बिल्कुल बेबुनियाद रिपोर्ट है। मेन एम क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का? स्टेटेड एम क्या है कि कैसे दुनिया भर में हंगर को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और जो इसकी मेथडोलॉजी है, आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कहते हैं कि जो मेथडोलॉजी है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की, बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेटली फोकस किया जाता है ऑन स्पेशली ऑन द किड्स, ऑन द चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और इसके चलते हमेशा बहुत हंगामा होता है कि जी वेस्टर्न मीडिया में कोशिश की जा रही है हमको टार्निश करने के लिए, हमारे ऊपर एक बैड इंपैक्ट रखने के लिए, हमारी इमेज खराब करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं, जीएचआई एज वी ऑल नो, मैंने लास्ट टाइम जब जीएचआई का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा भी था कि कौन ये इंडेक्स प्रिपेयर करता है, तो ये कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये प्रिपेयर करते हैं इस रिपोर्ट को। लेकिन हम कंफ्यूज ना करें, भूख और न्यूट्रिशन दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। हंगर इज एसोसिएटेड विद फूड स्कार्सिटी, के खाना है ही नहीं खाने के लिए। थोड़ा इमेजिन करिए, हम बहुत बार कहते रहते हैं कि हमारे पास
ओवरफ्लोइंग क्वांटिटीज में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में व्हीट और राइस की क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं। ये बात थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है कि हमारे यहाँ पे लोग हाथ जोड़ के खाना मांग रहे हैं। ठीक है, गरीबी है, गरीबी अभी बिल्कुल यहाँ पे अभी मिटाई नहीं गई है हमारे देश में, वो बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इतनी गंभीर समस्या अभी हंगर की नहीं हो सकती ना जितनी दिखाई जा रही है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं। 107 नंबर पे होना, इतना तो हम नहीं मान सकते हैं। ये बात हम जरूर मान सकते हैं कि न्यूट्रिशन में अब हो सकता है कि आप खाना खा रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ओवरफेट हैं, लेकिन फिर भी आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं। तो जंक फूड खा के तो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलने वाला, या केवल चावल या आटा खा के आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। होलसम होलिस्टिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या यूज करता है? चाइल्डहुड मोर्टालिटी को और न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को। अब FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा है 1960 से लेकर आज 2022 है, 2023 आने वाला है, कि हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर हैं ग्रेन्स के, सीरियल्स के, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। तो यहां पे हंगर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो स्कैर्सिटी नहीं है खाने की। फिर अगर हम अपनी बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो ये पीरियोडिकली कंडक्ट किया जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डेफिनेटली चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर काफी काम किया जा सकता है, वो एक प्रॉब्लम है। अब अनलाइक द GHI, जो NFHS है, ये बहुत अच्छा काम करता है कैप्चरिंग द स्टेट लेवल डेटा। यहाँ पे जो मेन पॉइंटर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को। अब NFHS जो है ये सही मायने में कैप्चर करता है कि कितने जो बच्चे हैं वो अंडरवेट हैं, यानी कि हाइट के हिसाब से कितना उनका वेट है, एज के हिसाब से उनका कितना वेट है। स्टंटिंग की बात यहाँ पे आ जाती है, चाइल्ड वेस्टिंग की बात आ जाती है। तो चाइल्ड वेस्टिंग में हाइट के हिसाब से वेट देखा जाता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है लेकिन आपका वेट कम है। तो अंडरवेट, स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये तीनों चीज़ें जो NFHS है वो कवर करता है। और डेफिनेटली कुछ कंसर्नफुल बातें हैं, हम बार बार बात करते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनीमिक वुमेन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनीमिक बच्चे हैं, तो ये बात आती रहती है बार बार न्यूज़ में। सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, अब जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, देखिए जो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन चैलेंज होता है दैट रिलेट्स टू ब्रेस्ट फीडिंग। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का ये कहना है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले ही घंटे में तो जो उनकी मदर है उनको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। और आइडियली 6 महीने तक एक बच्चे को, एक शिशु को जो है ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम NFHS की डेटा की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एज फार एज दी ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसर्न, स्पेशली फॉर द किड्स अंडर 6 months। तो दैट हैज रिजन फ्रॉम 55% इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज 4 टू 64%, विच इज अ गुड जॉब। तो इंक्रीज हुआ है, 9% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से कम आयु के बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी, उसमें उसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके पहले 6 महीनों में। हो सकता है कि आगे जाके वो बहुत ऐसी क्रॉनिक बीमारियां फेस करे वो बच्चा, इम्यूनिटी उसकी नहीं बनी है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कुछ आंकड़े आते हैं कि अगर हम चलो एवरेज की बात करें, NFHS का ये कहना है कि केवल 42% ऑफ द इन्फेंट्स दे आर ब्रेस्ट फेड विद इन 1 hour ऑफ द बर्थ। अब यहाँ पे अगर हम आंकड़े की बात करें तो कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आंकड़े, ये जो राज्य हैं आपके सामने हैं, यहाँ पे 70% जो इन्फेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं लेस देन 6 months ऑफ एज, उनको ब्रेस्ट फीडिंग उनको मिल रहा है। लेकिन दिस फिगर इज बिलो 50%, यानी कि लेस देन 50% ऑफ इन्फेंट्स आर बीइंग ब्रेस्ट, उनको ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है, खास करके जो बिहार, पंजाब, केरल या तमिलनाडु की हम बात करें। तो यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो चलो 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है। उसके बाद बच्चे को सेमी सॉलिड फूड यानी कि खिचड़ी हो या दाल हो, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब दाल में थोड़ा देसी घी भी डाल दिया जाए, थोड़ा ऑयल डाल दिया जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। 6 महीने के बियॉन्ड आप केवल बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो अब जैसे दाल है, दाल में थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑफ घी डाल दिया, वो हड्डियों के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा ऑयल डाल दिया, तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर हमने एक पौष्टिक खाना बच्चों को देना है। बिकॉज अगर बच्चे पौष्टिक खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, तभी जाके उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो पाएगी। हम ये इस इशू को बार बार रेस करते रहते हैं, जो परसेंटेज ऑफ स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट चिल्ड्रन है जो NFHS सर्वे में जो बार बार आते हैं, तो आंकड़े क्या हैं? 36%, 19% और 32% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब डेफिनेटली जहां पे अनीमिक बच्चों की बात करें, अनीमिक वुमेन की बात करें, वहां अनीमिक वुमेन यानी कि जिनका खून इतना जल्दी नहीं बनता, जिनको खून की कमी होती है, तो वहां पे हमने इंक्रीमेंट देखा है। ओवरऑल देयर हैज बीन एन 8 percentage point इंक्रीज इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। नाउ दिस इज अ बिग कंसर्न। तो जहां पे NFHS 4 में 59% बच्चे थे,
NFHS 5 में 67% बच्चे हैं जो कि अनीमिक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट या 5 रुपए का आलू भुजिया का पैकेट आप अपने बच्चे को दे देंगे तो जो एक स्नैक की तरह आप यूज़ करते हैं? चलो आपने खाना खाया, आपका स्नैक खाने का मन है, आपने खा लिया, लेकिन वो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट एक बच्चे का होलसम मील तो नहीं बन सकता। अब धारावी की बात करें, जो कि बॉम्बे में है, कोविड के टाइम पे भी धारावी बहुत न्यूज़ में था, एशिया का लार्जेस्ट स्लम माना जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं 30 रुपीज़ पर डे स्पेंड करते हैं ऑन दी स्नैक्स लाइक चिप्स, पापड़ और ये जो इस तरह के कुरकुरे जैसे स्नैक्स होते हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं चलो आप चिप्स खा लो, कुरकुरे खा लो, और आप बच्चों को ऐसे भूखा सोने को मजबूर कर देते हैं। तो ये खा के उनकी न्यूट्रिशन तो नहीं पूरी हो रही ना। अगर आप इतने ही पैसे 5 या 10 रुपए 2 अंडे ले लेंगे, चलो 8 रुपए का अंडा आता है या 6 रुपए का अंडा आता है, जितने का भी अंडा मार्केट में आता है, अगर आप ये पैसे आप अंडों पे स्पेंड कर देंगे, एग्स पे स्पेंड कर देंगे, तो एटलीस्ट बच्चों को न्यूट्रिशन तो होगा। तो ये यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है समझने वाली। तो वे फॉरवर्ड में बात करें, देखिए दोस्तों, दर्जन से ज़्यादा स्कीम्स निकाली गई हैं पिछले 50 सालों में, खास करके जहाँ पे हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं। ज़्यादातर इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बेनिफिशरीज कौन हैं? जो बच्चे हैं, किड्स अटेंडिंग आंगनवाड़ीज और स्कूल्स, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि जो कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है, उनकी न्यूट्रिशन का। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम करी हैं। तो जैसे कि हम बात करें रिड्यूस्ड मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी की, हम बात करें एक्सेस टू सैनिटेशन की बात करें, कोविड के चलते, उससे पहले स्वच्छ भारत अभियान के चलते सैनिटेशन की हम बात करते हैं, बिहेवियरल चेंज लोगों के माइंड में आया था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना, तो इसमें हमने चेंजेस देखे हैं। तो हम इस बात को दिल पे ना लें कि चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में हम 107 नंबर पे, डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अब ऑब्वियसली अब ये है, अगर आपको यूपीएससी पूछेगा तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा फिलोसफिकली बात हो रही है कि चलो अगर इस बात को हम दिल पे लेके बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली काम आगे नहीं बढ़ने वाला। अभी ज़रूरत है, चलो ये 107 ना भी हो, 80 हो, 90 हो, लेकिन ये बात तो हम समझे कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, कि बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। तो स्टेट्स को ये बहुत ज़्यादा अर्ज करना ज़रूरी है कि जो भी फाइंडिंग्स आई हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा में, उस फाइंडिंग्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, वो कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो ये राज्य सरकारों का मैंडेट होना चाहिए। लास्ट आर्टिकल, तो क्या कहती है न्यू यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट? ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। देखिए अभी रिसेंटली यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट ने ये कहा है, एक ग्लिमर ऑफ होप की यहाँ पे बात आती है कि जो दुनिया भर का जो ग्रीन हाउस गैस बर्डन है ना 2030 में, वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू जो 1 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कहा था। तो यानी कि यहाँ पे ये बात करी गई है कि जो नेशनल ग्लोबल यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन टारगेट्स तमाम सरकारें जो भी रख रही हैं सामने, इसके चलते जो इंक्रीमेंट तो होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। ये कहना कि बाय 2030 हम नेट जीरो हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पिछले साल बाय द एंड ऑफ 2030 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 14% बढ़ने थे, डिस्पाइट द मिटिगेशन टारगेट्स, डिस्पाइट द मिटिगेशन एफर्ट्स, अब ऐसा लग रहा है दैट बाय द एंड ऑफ 2030 जो इंक्रीमेंट होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में वो 10.6% होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बिकॉज वाई? बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को मिटिगेट किया जा सकता है। लेकिन एक वार्निंग की यहाँ पे बात आती है। यहाँ पे इस साल का एनालिसिस ये भी बताता है कि इमिशंस आर नॉट लाइकली टू इंक्रीज आफ्टर 2030। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बात भी है, यहाँ पे तो गुड न्यूज़, चलो इसके बाद तो गुड न्यूज़ खत्म हो जाती है कि चलो टेक्निकली 2030 के बाद 2035 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ द मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, वो कम हो जाएगा नाउ। लेकिन जहां पे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जो हमारी कोशिश है दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि बाय 2100 जब ये सेंचुरी खत्म होगी, हम तो चलो जिंदा नहीं होंगे सारे के सारे, कि कैसे जो ग्लोबल एवरेज तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। ये अब यूएन की रिपोर्ट का ये कहना है कि बेशक आपने जितने मर्जी अपने नेशनल डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस के टारगेट्स रखे हैं, जितने मर्जी आपने मिटिगेशन टारगेट्स रखे हैं, लेकिन ये बात का कंफर्टेबली यूएन का कहना है कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट बहुत वार्न कर रही है। ये अब डिले अंडरस्टैंडेबल क्यों है? देखिए COP26 जो कि अभी पीछे पिछले साल ग्लासगो में हुआ था, अभी COP27 कहाँ होगा? शर्म एल शेख में होगा, शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा, कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो ग्लासगो में ये बात कही गई थी कि 194 कंट्रीज उन्होंने अग्री किया था कि वो अपने COP20, अगर बात करें COP21 जो कि पेरिस में हुआ था 2015 में, कि वो अपने पेरिस पैक्ट टारगेट्स में कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, कुछ और सुधार लेके आएंगे, थोड़ी और स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज फॉलो करेंगे। 24 ही देश हैं
194 कंट्रीज में से जिन्होंने अपने प्लान्स को अपडेट किया था, जैसे हमने पंचामृत प्लान अनाउंस किया था बाय 2030। अब डेफिनेटली क्लाइमेट एम्बिशन को रेस करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। हम एकदम से सारी की सारी चेंजेस एकदम से डायनामिकली लेके नहीं आ सकते, बिकॉज हमने लोगों की वेलबींग के बारे में भी सोचना है, लोगों के रोजगार के बारे में भी सोचना है। तो पॉलिसी मेकर्स को एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की जरूरत है, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो और लोगों की अपलिफ्टमेंट भी हो। तो इस करके इस प्लान में, यानी कि जो 194 कंट्रीज ने जो बात पिछले साल अग्री करी थी कि हम अपने प्लान्स में चेंजेस लेके आएंगे, चलो हम लेके आए, लेकिन अभी 170 देश और हैं जो भी चेंजेस नहीं लेके आ पाए, तो टाइम लगेगा, बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो कीप पीपल्स वेलफेयर एज देयर प्रायोरिटी। तो ये बात फिर से दोहराने की जरूरत है यहाँ पे कि COP15 में, जो कि कोपेनहेगन में 2009 में हुआ था, वहां पे डेवलप्ड देशों ने ये बात कही थी कि भाई आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में गरीब देशों की, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की एंड डेवलपिंग कंट्रीज की मदद हम डेवलप्ड देश करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम $100 बिलियन एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। लेकिन अभी तक उसका आधे से ज्यादा अभी तक $50 बिलियन भी नहीं आया, अभी तक $40 बिलियन का जो अमाउंट है वो भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग देशों तक नहीं पहुंचा है। तो ये बात दोहरानी फिर बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके डेवलप्ड देशों को, कि उनको सहायता करनी पड़ेगी डेवलपिंग देशों के लिए, बिकॉज फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जो गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने अभी अपने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे फोकस करना है। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत ने भी नेट जीरो का टारगेट इतनी जल्दबाजी में आके 2050 तक अनाउंस नहीं किया था, 2070 तक अनाउंस किया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? सजेस्ट मेजर्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हैविंग फ्यूअर गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन वन हैंड बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये आपने 150 वर्ड्स में आंसर करना है। अब ये क्वेश्चन आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है? एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। तो आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे, आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये लिंक एक्सपायर कर चुका है, अगर आपको यहाँ पे रीडायरेक्शन नहीं मिलता, तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। The best answer will be pinned in the Telegram group by 6 PM along with the model answer. And before I leave, I just want to share this information with you. तो दोस्तों, यदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आपका और अगले साल आप इस ऑप्शनल के साथ मेंस लिखेंगे, तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है सोशियोलॉजी के लिए। उसकी डिटेल्स आपके सामने है, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो अभी यहाँ पे 33% ऑफ एक अर्ली बर्ड करके कूपन कोड है। अगर आप इसको अवेल करेंगे तो आपको ये कोर्स जो कि 27,999 का है वो 18,899 का पड़ेगा। और ये सारा का सारा पैसा आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, आपको एक बार में नहीं देना। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 एंड आपको पूरी सहायता मिली जाएगी यहाँ पे। सो दोस्तों, मिलते हैं हम कल। मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, और आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए, और प्लीज़ आंसर को भी लिखते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते रहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।